नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाला बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नारे को भी बदलने की जरूरत बताई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें सबका साथ सबका विकास की बात करने की जरूरत नहीं है। हम तय करेंगे कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ दें। इतना ही नहीं, शुभेंदु ने कहा कि हम जीतेंगे और हिंदू को बचाएंगे। खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जिस सबका साथ सबका विकास को बंद करने की बात कर रहे हैं, वो नारा सबसे पहले पीएम मोदी ने दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने एक कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा, सबका साथ सबका विकास बंद करो। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे को भी बंद करने की बात कही। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान पर अब स्पष्टीकरण जारी किया। शुभेंदु अधिकारी का सबका साथ सबका विकास नारे को बंद कर दो का बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया था। इसके बाद अब उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत संदर्भ निकाला गया। मैं ये साफ कर दूं कि जो राष्ट्रवादी हैं और इस देश बंगाल के लिए खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। अधिकारी ने कहा कि जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, देश और बंगाल के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमें उनका खुलासा करने की जरूरत है। ममता बनर्जी की तरह हमें लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में नहीं बांटना चाहिए और सभी को भारतीय के रूप में देखना चाहिए। अधिकारी बोले, मैं प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के नारे में पूरी तरह से यकीन रखता हूँ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में मुसलमानों की आबादी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हेमंत ने बुधवार को कहा, डेमोग्राफी का बदलना मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। असम में आज मुस्लिमों की आबादी 40% तक पहुंच गई है। बता दें, 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुसलमानों की आबादी 34% से अधिक थी। हालांकि 2011 के बाद जो जनगणना होनी थी वो अब तक नहीं हुई है। हेमंत बोले, 1951 में असम में मुस्लिमों की आबादी केवल 12% थी। हम कई सारे जिलों को खो चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री बोले, मेरे लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए ये जीने और मरने का मुद्दा है। बता दें, हेमंत इससे पहले भी मुसलमानों को लेकर बयान देते रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री की लागू की गई ये योजना एक लोकहित की योजना है। इस योजना के जरिए आज हमारे पास एक्टिव और स्किल्ड युवा हैं। नौकरियों में आरक्षण पर जानकारी देते हुए सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 साल के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर भी सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण के अलावा अग्निवीरों के लिए उम्र की सीमा में भी छूट मिलेगी। सैनी ने कहा कि इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु की ये छूट 5 सालों की होगी। नायब सिंह सैनी ने यह ऐलान भी किया कि सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण और ग्रुप बी में 1% आरक्षण प्रदान करेगी। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई में हर महीने 30,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी दी जाती है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये सालाना की सब्सिडी देगी। बता दें, इससे पहले बीजेपी की हरियाणा सरकार ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा दी थी। कुल मिलाकर हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव हो गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य विधानसभा चुनावों के पहले ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर के लिए सालाना आमदनी की अधिकतम सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। इसमें वेतन और खेती से होने वाली आमदनी शामिल नहीं है। बता दें, हरियाणा में ओबीसी करीब 40% हैं। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रोबेशन में चल रही आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के विकलांग होने और ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे विवाद थम नहीं रहा है। पूजा खेडकर विवाद पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नीट की तरह ही एक प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा है और नीट की तरह ही यहाँ भी चीज़ें परेशान करने वाली हैं। ऐसी कोई पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं है जिसमें इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके। ये राज्य की सुरक्षा का विषय है और इसे बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है। अजित पवार के एनसीपी को तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में एनसीपी के 4 शीर्ष नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। शामिल होने वालों में एनसीपी की पिंपरी चिंचवाड़ इकाई के प्रमुख अजित गवाड़े भी शामिल हैं, जो पुणे में शरद पवार के घर पर उनकी पार्टी में शामिल हुए। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी को पहला बड़ा झटका लगा है। ये घटनाक्रम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुआ है और इस चुनाव के मद्देनजर अजित के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।
अब खबर चल रही है कि महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल अजित पवार का साथ छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी पत्रकार ने एक बार फिर महाराष्ट्र में बीजेपी को अजित पवार के साथ गठबंधन करने पर आपत्ति जता दी। आरएसएस से जुड़ी मराठी पत्रिका विवेक में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब इसलिए रहा क्योंकि इसने अजित पवार के साथ गठबंधन किया। पत्रिका के मुताबिक इस गठबंधन से बीजेपी कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे थे और बीजेपी की हार का कारण पूछे जाने पर वो सबसे पहले अजित पवार के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी मराठी की साप्ताहिक पत्रिका विवेक में दल बदलुओं को बीजेपी में शामिल कराने पर भी टिप्पणी की गई। आर्टिकल में दावा किया गया है कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को नेता बनाने के लिए सहज प्रक्रिया का पालन करती है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को अब लगता है कि इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जाने लगा है। बीजेपी इंपोर्टर बन चुकी है, दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई मुलाकात के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ती में चला गया है। अखिलेश के मुताबिक तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नए चेहरे के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। अब पार्टी अगले हफ्ते नए चेहरे के नामों पर मंथन करेगी। विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जल्द मोहर लग सकती है। अगले हफ्ते नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है। कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तब वो करहल विधानसभा सीट से विधायक और नेता प्रतिपक्ष थे। अब करहल सीट के साथ ही नेता प्रतिपक्ष की जगह खाली हो गई है। अब इसके लिए सपा महासचिव शिवपाल यादव का नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। कर्नाटक कैबिनेट में एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कहा गया है कि उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में 50% मैनेजमेंट पोजीशंस पर और 75% नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस पर लोकल उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। विधेयक एक स्थानीय उम्मीदवार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो कर्नाटक राज्य में पैदा हुआ हो और जो 15 वर्षों की अवधि के लिए राज्य में अधिवासित हो और जो अच्छे तरीके से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जीतन सहनी की हत्या के मामले में पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है। मिथिला क्षेत्र के डीआईजी बाबूराम ने बताया कि हत्या के मामले की जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 4 लोग जीतन सहनी के घर में घुसते हुए दिख रहे हैं। इसके कुछ देर के बाद चारों घर से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड के देहरादून में हिंदुत्व भीड़ ने ईसाई प्रार्थना सभा पर हमला किया। हिंदुत्व कार्यकर्ताओं के एक समूह ने घर में घुसकर अंदर मौजूद कम से कम 7 लोगों पर हमला किया। प्रार्थना कक्ष और शयन कक्ष में तोड़फोड़ की, ईसाई धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और उन सभी पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। आरोपियों की पहचान देवेंद्र डोभाल, विजेंद्र थापा, सतिर थापा, संजीव पॉल, सुधीर पॉल, धीरेन्द्र डोभाल, अरमान डोभाल, आर्यमान डोभाल, अनिल हिंदू, भूपेश जोशी और विजेंद्र के रूप में हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और 3 अन्य को 14 अगस्त तक राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई अनियंत्रित अधिकार नहीं है जिसके तहत अपमानजनक बयान दिए जा सकें। मामले की अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई केस में जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने पिछले 2 साल में केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब ईडी मामले में उन्हें राहत मिलने वाली थी तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिंघवी ने कहा केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो कोई आतंकी नहीं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।